हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। मैंने पेडागॉजी सीरीज़ स्टार्ट की, उसका मैं आज सेकंड पार्ट करने वाली हूँ। इसमें मैं आप लोगों को DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहभागी समूह बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। मीन्स जो पीयर ग्रुप होता है वो बच्चों को जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सीखने में हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि जो लड़कों का ग्रुप होता है, बॉयज़ का ग्रुप होता है, तो वो मोस्टली क्रिकेट खेलते हैं। गर्ल्स जो होती है वो अपने ग्रुप में दूसरे टाइप के गेम्स खेलती हैं। तो इस तरह से जो उनका प्रिय ग्रुप होता है वो उनको सीखने में हेल्प करता है। सेकंड है, माता पिता के एक दूसरे के साथ संबंध का बच्चे के पालन पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स पेरेंट रिलेशनशिप विथ वन अनदर डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड अपब्रिंगिंग। लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो माता पिता का जो रिलेशन होता है, जो भी उनके पेरेंट्स का आपस का रिलेशन होता है, वो बच्चे के नर्चर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट डालता है। अगर उनके बीच रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर उनके बीच में झगड़े होते हैं, फाइटिंग होती है, तो उसका बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बच्चा किस उम्र तक जब वह गोल आकृतियाँ, वक्र और त्रिभुज बनाना शुरू कर देता है? बाय विच एज द चिल्ड्रन बिगेंस टू ड्रॉ शेप्स सच एज सर्किल्स, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स? ये ऑप्शन है इज करेक्ट। जब बच्चा 3 इयर्स का होता है तब से वो सर्किल, स्क्वायर और ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर देता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य बाल्यावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। मध्य बाल्यावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अंतरंग साझा करना अधिक सामान्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड द एबिलिटी टू कॉपरेट इज मोर अमंग गर्ल्स देन बॉयज़ इन फ्रेंडशिप। Intimate sharing is more common among girls than boys in middle childhood friendship. देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मिडिल चाइल्डहुड में जो एबिलिटी है कोऑपरेट करने की वो गर्ल्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉयज़, दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ही के अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग इक्वल या बराबर होती है। तो इस तरह से फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। और जो सेकंड है स्टेटमेंट कि जो इंटीमेट शेयरिंग होती है इज़ मोर कॉमन अमंग गर्ल्स देन बॉयज़ इन मिडिल चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, दिस इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कमज़ोर लेखन कौशल, जिसमें कमज़ोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है, को कहा जाता है? पुअर राइटिंग स्किल विच कंसिस्ट ऑफ पुअर मोटर स्किल एंड प्लानिंग इज कॉल्ड। देखिए, मतलब जो मोटर स्किल है, मतलब बच्चे के बीच में कोऑर्डिनेशन, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया है, और जो बच्चे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ है वो नहीं ज़्यादा अच्छा हो पाया है, जिसकी वजह से वो अपनी डेली डे टू डे की लाइफ में जो बहुत से काम होते हैं वो सही से नहीं कर पाता है। तो ये जो मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इसमें डिस्प्रैक्सिया की वजह से होती है। जब बच्चे के अंदर डिस्प्रैक्सिया होता है तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो उतना अच्छे से नहीं होता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, और वो अपने डे टू डे के लाइफ के वर्क को करने में उसको प्रॉब्लम होती है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये परिवर्तन हाइपोथैलेमस तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ट्रिगर होते हैं। शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो जो होते हैं एडोलसेंस में हाइपोथैलेमस, और जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनकी वजह से ट्रिगर होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट दैट इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, किशोरावस्था में मुहासों की समस्या से जुड़े हार्मोन के स्तर में वृद्धि पाई जाती है। मीन्स ड्यूरिंग एडोलसेंस देयर इज़ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मोन्स एसोसिएटेड विथ एक्ने। मतलब जो एक्ने होता है वो ज़्यादा आप देखते हैं कि जो एडोलसेंस होते हैं उनके एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनका जो हार्मोन होता है, हार्मोन की वजह से उनके अंदर उनकी एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ए, ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट आंसर। पियाजे के उपागम में मूल संक्रिया क्या है? इन द पियाजेन अप्रोच व्हाट इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशन? यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं होती है। ड्यूरिंग दिस चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, मैंने आप लोगों को पियाजे पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए, पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। पियाजे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 to 2 ईयर्स तक की होती है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ 2 to 7 ईयर्स ओल्ड। एंड थर्ड स्टेज इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये 7 to 11 ईयर्स ओल्ड के बच्चों के बीच में होती है। एंड फोर्थ स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 ईयर्स से ऊपर के बच्चों के होती है। स्टार्ट। तो इस तरह से जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसी को मूर्त संक्रियात्मक स्टेज भी कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शन की ओर आ जाते हैं। मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो मूर्त संक्रिया है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये थर्ड स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। सेकंड स्टेटमेंट है इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं होती है। मीन्स इसका ये मतलब है कि मैंने आप लोगों को पहले जो बताया है उसमें मैंने बताया है कि तार्किक सोच और अमूर्त सोच क्या होती है। जैसे बच्चे लॉजिकल थिंकिंग तो करेंगे, लॉजिक्स लगा लेंगे, लेकिन अमूर्त जो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है दैट इज़ नॉट डेवलप। ऐसा क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? देखिए, जो बच्चे जो चीज़ें सामने हैं उसको देखकर तो लॉजिकल थिंकिंग लगा लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें वो इमेजिन करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अमूर्त सोच मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें हमें इमेजिन करके जहाँ पे हमें थिंक करना पड़ता है तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर जो होता है बच्चे की जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो थर्ड स्टेज है, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम ऑप्शन ए पे जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 37th क्वेश्चन। In the context of child development, with reference to the types of anxiety, which one of the following statements is correct? Strange anxiety is an alertness to strange people and places shown by some infants during the second half of the first year. मतलब जो सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड हाफ के टाइम पर जो इन्फेंट्स होते हैं वो स्ट्रेंज एंजाइटी उनमें दिखाई देती है। इसमें क्या होता है स्ट्रेंज एंजाइटी में कि मतलब वो जो स्ट्रेंज जिनको वो नहीं जानते हैं, जो इन लोगों को नहीं जानते हैं, या कोई स्ट्रेंज प्लेस है उसको देखकर उनके अंदर स्ट्रेंज एंजाइटी आ जाती है। तो दैट इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है सेपरेशन एंजाइटी इज़ द डिस्ट्रेस शोन बाय एन इन्फेंट व्हेन ए फैमिलियर केयर गिवर लीव्स। मतलब जो उनके जो इन्फेंट होते हैं जब उनका कोई फैमिलियर या उनका जानने वाला उनको छोड़ दे देता है तो उनके अंदर सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरह से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इस तरह डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following development of the sensory motor stage is correctly matched? Object permanence, it depends on the use of symbols starting in the sixth substage. Classification, it depends on the represental thinking which develops during the sixth substage. देखिए, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे मदर होती है तो मदर जो बच्चे मतलब 18 मंथ से छोटे होते हैं तो अगर मदर अपने मुंह पे हाथ रख लेती है तो बच्चा रोने लगता है, और फिर मदर जब हाथ हटाती है तो फिर से बच्चा हंसने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कि बच्चे के अंदर होता है कि अगर उसको मदर का चेहरा नहीं दिख रहा है, उसने अपने ऊपर हाथ रख लिया तो वो सोचता है उसकी मदर कहीं चली गई है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो हाथ हटाती है अपना तो फिर से उसे अपनी मदर दिखने लगती है तो बच्चा
चुप हो जाता है। तो इस तरह से जो 18 मंथ से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, लेकिन इसके बाद 18 मंथ्स के बाद बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। अब अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है कि अब मदर जब अपना हाथ लगाएगी अपने मुंह पे, अपना मुंह ढक लेगी, लेकिन बच्चे को पता है कि उसकी मदर उसके सामने है। मतलब कि बच्चा जो है अब सोचने लगता है कि अगर उसकी दृष्टि से, उसके विज़न से कोई चीज़ दूर हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ प्रेजेंट है। ऐसा बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये जो एबिलिटी होती है, ये पियाजे ने बताई थी कि ये एबिलिटी जो होती है वो 18 मंथ्स के बाद बच्चों के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, मतलब सिम्बल्स का यूज़ करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो सिम्बल्स का यूज़ करना ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग विच डेवलप ड्यूरिंग द 6th सब स्टेज। मतलब कह रहे हैं कि जो 18 मंथ्स है उसके बाद रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार के संगठित प्रतिरूप के लिए पियाजे का शब्द है। इस पियाजे टर्म फॉर ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर यूज्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसमें बच्चा जो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उससे रिलेटेड उनको सबसे पहले एकत्रित करता है या कलेक्ट करता है और फिर उनका एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बनाता है। तो जो ये ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है इसको पियाजे स्कीमा कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो सी ऑप्शन है स्कीमा, दैट इज़ करेक्ट आंसर। जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार हैं? खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लो बर्थ वेट बेबी। मतलब जो लो बर्थ वेट होता है, जो बच्चों का जो लो वेट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे देखिए खराब पोषण मीन्स पुअर न्यूट्रिशन, तो ये तो करेक्ट है कि हाँ अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो बच्चे की जो वेट है वो अच्छे से नहीं होगा और बच्चा जो है बिलो वेट होगा। और इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर, अगर मतलब जो लेडी है अगर उसकी अच्छे से वो नहीं की जाएगी, केयर नहीं की जाएगी 9 मंथ्स, तो भी बच्चे का वेट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये भी करेक्ट है। स्मोकिंग, अगर मदर स्मोकिंग कर रही है या उसके आसपास कोई भी स्मोकिंग कर रहा है तो उसका भी बच्चे के वेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चा उतने अच्छे से उसका वेट डेवलप नहीं होगा। एक्सपोजर टू स्ट्रेस, या जो मदर है वो अगर स्ट्रेस में रह रही है तो उसका भी वेट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट कि हाँ बच्चे के वेट पर, लो वेट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकेंड स्टेटमेंट, गुड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज एन एजुकेटेड फैमिली। देखिए अगर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर या सामाजिक आर्थिक कारक अगर अच्छे हैं तो इससे तो वेट और अच्छा होना चाहिए, बच्चे का डेवलपमेंट और अच्छा होगा। और अगर एजुकेटेड फैमिली है तो वो अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट लेगी, सारे फॉलो करेंगी जो स्टेप, तो उससे तो और अच्छा वेट होगा और बच्चा पूरी तरह से फुली डेवलप होगा। तो इस तरह से जो सेकंड है स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगा। तो और थर्ड स्टेटमेंट है प्री प्रेगनेंसी मेडिकल फैक्टर्स सच एज हैविंग नो चिल्ड्रन और हैविंग मोर देन 4। मतलब जो है जो गर्भावस्था से पहले जो चिकित्सीय कारक होते हैं, मतलब जैसे बहुत से ऐसे मेडिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि किसी के बच्चा नहीं है तो बच्चा ना होने से क्या होता है, मतलब उनको नॉलेज नहीं होती है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। या हैविंग मोर देन 4, अगर 4 से अधिक बच्चे हैं तो वो भी इतना अच्छे से अपने जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो अपने बच्चे पे इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी। तो इस तरह से जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये इफ़ेक्ट डालेंगे लो बर्थ पे। और जो सेकंड है उससे तो वेट अच्छा होना चाहिए था, तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट। तो हम बी ऑप्शन पे जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। 41 क्वेश्चन,
चूहों और कबूतरों के साथ B.F. स्किनर द्वारा विस्तृत रूप से डिज़ाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम है। इज़ द आउटकम ऑफ ए सीरीज ऑफ इलेबोरेटली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स बाय B.F. स्किनर विथ रैट्स एंड पिजन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकेंड इज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो देखिए जो B.F. स्किनर थे इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी और ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये पेवलोव ने दी थी। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उन प्रक्रियाओं के लिए प्याजे के अनुसार शब्द है जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे is the term for process by which an infant learns to reproduce desired occurrence originally discovered by chance। तो देखिए जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट होते हैं जब वो तो वो जो है वो सर्कुलर रिएक्शंस करते हैं, जैसे थंब सकिंग करना या रैटल उसको बार बार चलाना हिलाना। तो ये सब जो सर्कुलर रिएक्शंस करते हैं मतलब बार बार रिपीट करते हैं अपने एक्शंस को, तो इसी को उन्होंने कहा है सर्कुलर रिएक्शन। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है ए इज द करेक्ट आंसर, सर्कुलर रिएक्शन। सिद्धांतवादी बाकन के अनुसार किशोरावस्था पूरी तरह से एक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट बैकन एडोलसेंस एज ए होल इज ए सोशल फिनोमिनन। तो इसमें सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 44 नवजात शिशु है जो 4 सप्ताह तक का है। इज द न्यूबॉर्न में बी अप टू 4 वीक्स ओल्ड, इन्फेंट या न्यूनेट। तो देखिए इसमें जो 4 वीक्स का बच्चा होता है उसको न्यूनेट कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग स्टेज 5 मॉरलिटी डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 what is morality right is determined by society agreed upon values including individual rights। second statement laws are no longer static but are now seen as relative। देखिए जो कोलबर्ग हैं इन्होंने अपनी 6 स्टेजेस दिखाई हैं, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फर्स्ट इनका स्टेज है अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेकेंड इज सेल्फ इंटरेस्ट, थर्ड इज गुड बॉय एंड फोर्थ इज लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी, फिफ्थ वन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्स वन इज प्रिंसिपल। तो इसमें स्टेज 5 के बारे में कहा गया है। तो स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो बच्चा होता है वो इस समय एडल्टहुड में होता है और उसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसके लिए जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं और इंडिविजुअल राइट्स हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसका मतलब ये रहता है कि जो रूल्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर वो रूल्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छे हैं, ह्यूमंस के लिए अच्छे हैं, तो मीन्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर रूल्स सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं अगर वो ह्यूमन के जो राइट्स हैं उनका हनन कर रहे हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें उन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो जो है वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं और इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, मतलब उनके बीच में संतुलन रहना चाहिए। तो इस तरह से अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस में। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि व्हाट इज मॉरलिटी राइट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटीज एग्रीड अपॉन वैल्यूज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जो सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं या रूल्स हैं उनमें जो है इंडिविजुअल के राइट्स जो इंक्लूड होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज लॉज आर नो लॉन्गर स्टैटिक बट आर नाउ सीन एज रिलेटिव। मतलब जो लॉज होते हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं है कि जो लॉज बन गए वो चेंज नहीं हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जो ह्यूमन राइट्स हैं अगर उनको वो अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होने चाहिए, और अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को तो उनको चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो जो स्टेज 5 के अकॉर्डिंग दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस तरह से जो सी है आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब हम 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हों जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। भावात्मक क्षेत्र, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र स्पोर्ट्समैनशिप और टीम कार्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करें। संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो देखिए इसमें जो होते हैं वो डेवलपमेंट के कई सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे
फिजिकल में क्या होता है, जो शरीर का जो कद काठी लंबाई चौड़ाई ये सब फिजिकल एरिया में आता है। और इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। सोशल, सोशल में क्या होता है, सोशल में कि हम अपने समाज के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, उसमें कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा सोशलाइजेशन कितना अच्छे से हो रहा है, तो ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इमोशनल, इमोशनल में मतलब हम अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं और उनको कब एक्सप्रेस करना है, ये हम कितना कंट्रोल करते हैं और कब हमें उनको एक्सप्रेस करना है, जब ये हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन है कि हम चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हों जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये भावात्मक क्षेत्र में नहीं आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र स्पोर्ट्समैनशिप और टीम कार्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करें। तो देखिए जो स्पोर्ट्समैनशिप और टीम कार्य है ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 47 क्वेश्चन, राजीव गांधी स्कीम सबला किशोरियों के लिए सशक्तिकरण के लिए क्या सेवा देती है? पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच। राजीव गांधी स्कीम एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स सबला ऑफर्स ए पैकेट ऑफ सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सेकेंड इज लाइफ स्किल एजुकेशन, थर्ड इज एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। देखिए जो ये राजीव गांधी स्कीम थी ये इंदिरा गांधी के बर्थडे वाले दिन स्टार्ट की गई थी 19 नवंबर 2010 में। तो ये जो राजीव गांधी स्कीम थी ये किशोरियों को सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट की गई थी, तो इस तरह से उनको एम्पावरमेंट देने के लिए स्टार्ट की गई थी। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, तो ये भी करेक्ट है कि हाँ उनके मतलब उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले और उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाए। लाइफ स्किल एजुकेशन भी इसके अंदर दी गई है। थर्ड इज एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस तरह से हम बी स्टेटमेंट पे, बी ऑप्शन पे जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन डैश घटित होते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल चेंजेस अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द इन्वायरमेंट। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो डेवलपमेंट जो भी चेंजेस होते हैं वो एक रिजल्ट है ग्रोथ का, तो दैट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द इन्वायरमेंट, तो इसमें क्या होता है जो इन्वायरमेंट के साथ जो चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू ही जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन, मोटर विकास के संदर्भ में क्रिया की प्रणाली क्या है? कौशल का बढ़ता हुआ जटिल संयोजन, या सेकेंड स्टेटमेंट ये गति के एक व्यापक या अधिक सटीक परिसर और पर्यावरण के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट व्हाट इज द सिस्टम ऑफ एक्शन? इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, या इट परमिट्स ए वाइडर और मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ मूवमेंट एंड मोर कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या है, इसमें बच्चा जो है वो गति करता है, अपनी जो मसल्स होती हैं उसकी डेवलप होती हैं और वो ज़्यादा, जैसे बच्चा पहले बैठ भी नहीं पाता है, फिर वो बैठना स्टार्ट कर देता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है दौड़ता है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से जो है मतलब वो जो है कॉम्प्लेक्स एक्शन भी स्टार्ट कर देता है, पहले वो सिंपल एक्शन करता है फिर वो कॉम्प्लेक्स एक्शन भी करने लगता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि इस तरह से उसके अंदर जो है मतलब इन्वायरमेंट के साथ एक मूवमेंट का, कहाँ पे मूवमेंट करना है, कहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, उसको सीख जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। 52 क्वेश्चन, विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, पियाजे शैशवावस्था की गुदा और फॉलिक अवस्थाओं और प्रारंभिक बचपन की इडिपस अवस्था का वर्णन करता है।
वैगोस्की ने शैशवावस्था अवधि में संबद्धता और मध्य बचपन अवधि के रूप में अधिगम जैसी अवस्थाओं की एक श्रृंखला अभिलक्षित की है। Which of the following statement is correct in the context of period of development? Piaget described the anal and phallic stages of infancy and the oedipal stage of early childhood. Second statement, Vygotsky characterized a series of stages like affiliation as infancy period and learning as middle childhood period. तो देखिए जो ये प्याजे ने बताया है, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में कि प्याजे ने एनल और फैलिक स्टेजेस दी हैं। मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। देखिए फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, उन्होंने उसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ ओरल स्टेज, सेकंड इज़ एनल स्टेज, थर्ड इज़ फैलिक स्टेज, फोर्थ इज़ लैटेंट एंड फिफ्थ वन इज़ जेनिटल स्टेज। तो ये फ्रॉइड की दी हुई स्टेजेस है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये प्याजे ने दी है, तो दैट मीन्स दिस इज़ द इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है वैगोस्की ने शैशवावस्था अवधि के रूप में संबद्धता और मध्य बचपन अवधि के रूप में अधिगम जैसी अवस्थाओं की एक श्रृंखला विलक्षित की है, तो दैट इज करेक्ट। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना, 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में। विच ऑफ द वन following statement is correct with respect to the social and biological qualities of middle childhood? Eruption of the first adult teeth after the replacement of milk teeth, so that is correct. The brain develops rapidly between the age of 5 and 7, especially in the area of frontal lobe. तो ये भी करेक्ट है। देखिए 5 से 7 एज के बीच में जो फ्रंटल लोब होता है वहाँ का एरिया सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो इस तरह से तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 54 क्वेश्चन, शैशवावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा है? हु कॉल्ड इन्फेंसी द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट? तो देखिए मैंने आप लोगों को प्याजे की चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। तो जो उनकी फर्स्ट स्टेज थी दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस तरह से प्याजे इज द करेक्ट आंसर। युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना डैश के आयु समूह के किशोरों के लिए है। नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड by the Ministry of Youth Affairs and Sports of India. The scheme is meant for the adolescents belonging to the age group of 10 to 19 years. तो 10 to 19 years के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन, प्याजे सिद्धांत के अनुसार शिशु के का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध होता है, प्राथमिक या सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से। तो अकॉर्डिंग टू द प्याजे थ्योरी द इनिशियल कनेक्शन ऑफ द इन्फेंट विद द एनवायरनमेंट इज एलिमेंटरी थ्रू सिंपल रिफ्लेक्सेस। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल सही है। इन्फेंट में बच्चा सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, जैसे कि लाइट जलती है तो वो आंखें बंद कर लेगा और ये सब करता है, तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस है। या जैसे कोई एकदम से आ जाएगा तो रोने लगेगा या कांपने लगेगा, तो ये सब क्या रिफ्लेक्स एक्शंस है। इन्फेंट का एनवायरनमेंट के साथ जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? प्राथमिक होता है। तो इस तरह से बोथ 1 and 2 बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। 57 क्वेश्चन, वैगोस्की का कहना है एक बच्चा भाषा कार्यों को विकसित करने में 3 अवस्थाओं से आगे नहीं बढ़ता है। सामाजिक भाषण, नकारात्मक भाषण, अभ्यंतर वाक्य, अहम केंद्रित भाषण। वैगोस्की स्टेट्स that a child progress through 3 stages in developing language function. Which one of following is not one of those stages? देखिए वैगोस्की ने स्पीच के बारे में बताया था कि पहले जो बच्चा होता है
वो प्राइवेट स्पीच बोलता है, जैसे अपने आप से बोलेगा, बोल बोल के बोलता है कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मैं ऐसे खिलौना करूँगा, अब मैं ब्रिज बनाऊँगा, ऐसे बोल बोल के वो खुद को डायरेक्ट करता है। तो दैट इज़ प्राइवेट स्पीच। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो यही जो प्राइवेट स्पीच होती है उसकी इनर स्पीच बन जाती है, मतलब वो अपने मन ही मन में बोलना स्टार्ट कर देगा। और जो है फिर उसके बाद उसकी सोशल स्पीच भी होती है जो वो समाज के साथ बोलता है। तो इस तरह वैगोस्की ने 3 स्पीचेस बताई हैं, सोशल स्पीच, इनर स्पीच एंड इगोसेंट्रिक स्पीच। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव स्पीच है ये वैगोस्की ने नहीं इंट्रोड्यूस की है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन है दैट इज़ इनकरेक्ट, मतलब नेगेटिव स्पीच वैगोस्की ने नहीं बताई है, तो नेगेटिव स्पीच इज़ द करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन, बच्ची के किस विकास में खेल अपनी भूमिका निभाता है? शारीरिक और मोटर विकास, भाषा विकास या संज्ञानात्मक विकास? इन विच डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड प्ले परफॉर्म्स इट्स रोल? फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो देखिए जो खेल होता है, जो बच्चे प्ले करते हैं तो उनसे उनका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है और मोटर डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, मसल्स का मूवमेंट होएगा, तो इस तरह से उनका मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है। सेकंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि कैसे हो रहा है, अब देखिए सपोज़ करिए अगर आप साउथ में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या हर लैंग्वेज के लोग आएंगे बच्चों को के साथ खेलने। वहाँ पे जो तमिल ग्रुप है वो भी आएगा, तेलुगु ग्रुप भी आएगा, मलयाली ग्रुप भी आएगा, के बच्चे भी आएंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सारी लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, सबकी बच्चा सबकी लैंग्वेज सुन रहा है, उनको सीख रहा है और खुद अपनी लैंग्वेज भी बोल रहा है। तो इस तरह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, बच्चा जो है वो सीखेगा, न्यू न्यू वे सीखेगा, तो उसकी जो वो मेंटल एक्टिविटीज़ करेगा प्ले के थ्रू, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। तो इस तरह से जो प्ले होता है उससे हमारे सभी बच्चे के अंदर सारे ही डेवलपमेंट होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 59 क्वेश्चन, खोज अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रियता का सिद्धांत या उद्देश्यपूर्ण अनुभव के सिद्धांत? Discovery learning is a method of inquiry based instruction. This method is based upon which of the following principle? Principle of activity या principle of purposeful experiences? तो देखिए जो डिस्कवरी लर्निंग होती है तो इसमें तो एक्टिविटी होएगी, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये तो करेक्ट है। एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, तो जब हम कोई डिस्कवरी करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पर्पसफुल एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब वो उद्देश्य वाले वो एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। किशोरावस्था के दौरान मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाद की किशोरावस्था में शारीरिक तेजस्ता अनंतर बढ़ जाती है। कंकालीय वृद्धि मुख्य रूप से किशोरावस्था की अवधि के दौरान नहीं होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फिजिकल endurance increases subsequently in later childhood. The skeletal growth does not occur primarily during the adolescence period. तो देखिए जो एडोलसेंस की एज होती है उसमें जो फिजिकल इंड्योरेंस होती है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो स्केलेटल ग्रोथ होती है वो इस एडोलसेंस के पीरियड में नहीं होती है, तो ये तो इनकरेक्ट है, बल्कि इसमें तो स्केलेटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक